जिसके अंतर्गत एक ही स्थिति और निश्चित स्थान पर एक विशेष समुदाय दूसरे विशेष समुदाय द्वारा विस्थापित हो जाता है। अनुक्रमण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है प्राथमिक अनुक्रमण, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण यह किसी नवीन भूमि से प्रारंभ होता है और विभिन्न चरणों से गुजरता है। नवीन भूमि, प्राथमिक समुदाय, हर्ब, सर्ब, सॉफ्ट ट्री, हार्डवुड। इसमें पहला समुदाय प्राथमिक समुदाय कहलाता है, जिसमें लाइकेन और मॉस उत्पन्न होते हैं, जबकि सबसे अंत में चरम समुदाय का विकास होता है, जो कि सबसे विकसित समुदाय है। ऑर्डम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। इसके अनुसार जैविक अनुक्रमण का सीधा क्रम निम्नलिखित है। नगनीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसेसिस, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। सेरे क्या होता है? सेरे या सियर, कुछ भी कह सकते हैं इसको। एक समुदाय से दूसरे समुदाय के विकास के बीच के चरण को सेयर कहते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है? द्वितीय अनुक्रमण क्या होता है? एक पहले से विकसित समुदाय या वनस्पतिक क्षेत्र के नष्ट हो जाने के बाद जब वहां से पुनः वनस्पतियों का विकास होता है तो उसे द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। उदाहरण, किसी जंगल या घास के मैदान में आग लग जाने के बाद वहां से पुनः वनस्पतियों का विकास। दूसरा, पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया था। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी की अवधारणा का प्रतिपादन अर्जिनेस ने किया था। कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? ऐसी प्रजातियां जो किसी पारितंत्र में संतुलन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हें कीस्टोन प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण, सवाना बायोम में हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है, क्योंकि ये वृक्षों के विकास को नियंत्रित कर सवाना घास बायोम को संतुलित रखती है। दूसरा है शार्क मछली, सागरीय पारितंत्र में एक कीस्टोन प्रजाति है जो शाकाहारी मछलियों को खाकर उनकी अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित करती है। तीसरा, अधिकतर पारितंत्र में कीस्टोन प्रजातियां मांसाहारी प्रजातियां होती हैं। पारितंत्र के प्रकार, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र के प्रकार अर्थात फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। देखते हैं फंक्शन क्या है। यह है पिरामिड, जिसमें हमारा सबसे नीचे उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर होते हैं, जो कि स्वपोषी होते हैं, अपनी ऊर्जा सूर्य से ग्रहण करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि उत्पादकों पर निर्भर होते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि मांसाहारी या सर्वाहारी होते हैं।
चौथे नंबर पे आते हैं टॉप कंज्यूमर, जो कि मांसाहारी होते हैं। स्वपोषी केवल उत्पादक होते हैं, बाकी ये तीनों परपोषी होते हैं। ये है ऊर्जा का पिरामिड, अर्थात ऊर्जा का पिरामिड नीचे से ऊपर जाने पर सदैव घटता रहता है। यानी सूर्य से अगर स्वपोषियों ने 1000 किलो कैलोरी की एनर्जी ली, तो शाकाहारी उसका 10% अर्थात 100 करेंगे, बाकी ये मांसाहारी इसका 10% अर्थात 10, और ये 1। यानी ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनेगा, इधर 1000 है तो इधर 100, इधर 10, इधर 1, यानी ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। विघटक क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु, कवक आदि। लिंडमैन ने लॉ ऑफ 10% नियम दिया था। पारितंत्र में क्या है? पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक पाए जाते हैं। उत्पादक पोषण स्तर के आधार का निर्माण करते हैं, अर्थात यह पिरामिड के सबसे निचले स्तर का निर्माण करते हैं या स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत पौधों को शामिल किया जाता है, जो क्लोरोफिल के कारण अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। इन्हीं उत्पादकों में प्राथमिक उत्पादकता निहित होती है। उपभोक्ता ये परपोषी होते हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। इन्हें पुनः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता में विभाजित करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, ये अपना भोजन उत्पादकों से प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी अथवा सर्वाहारी हो सकते हैं। मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि सर्वाहारी द्वितीयक उपभोक्ता सीधे उत्पादकों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं से भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तृतीयक या शीर्ष उपभोक्ता ये पिरामिड के शीर्ष पर स्थित होते हैं। ये पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं से भोजन की प्राप्ति करते हैं। विघटक या डिकम्पोजर ये सूक्ष्म जीव हैं, जिसमें मुख्यतः जीवाणु और कवक शामिल हैं। ये मृत जीव जंतुओं और सड़े गले पौधों का विघटन करते हैं और अंततः इन्हें मृदा में मिला देते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है। चारण श्रृंखला है अर्थात ग्रेजिंग चेन, दूसरा है अपरद अर्थात डेट्रियस चेन। जो चारण श्रृंखला होती है वो पौधे से स्टार्ट होती है और शेर तक समाप्त होती है। जैसे पौधे को हिरन को लोमड़ी को शेर खाएगा। जो ये अपरद श्रृंखला होती है अर्थात डेट्रियस चेन होती है, इसमें ये गंध कचरे से स्टार्ट होती है। कचरे को जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं स्प्रिंगटल, वो खाते हैं, खा के समाप्त करते हैं। उन छोटे छोटे जीवों को मकड़ी खाती है, मकड़ी को छिपकली खाती है। यह अपरद। अब है खाद्य जाल, फूड वेब। ये फूड चेन की तुलना में थोड़ी जटिल होती है। खाद्य जाल एक जटिल संरचना है जिसमें एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं,
जिसमें खाद्य श्रृंखलाओं को कोई घटक किसी दूसरी खाद्य श्रृंखला का भोजन हो सकता है। अर्थात ये है पौधे को चूहा भी खा सकता है और टिड्डा भी खा सकता है। टिड्डे को छिपकली खा सकती है, छिपकली को सांप खा सकता है। उसके अलावा टिड्डे को मेढक भी खाता है। चूहा सांप चूहे को भी खा लेता है, और सांप को बाज भी खा लेगा। बाज चूहे को भी खाता है। कहीं खरगोश हुआ, यहाँ खरगोश और लगा तो खरगोश को बाज भी खा लेगा। ऐसे ही पौधे को खरगोश खाएगा, इसको सियार खाएगा, तो बाज खरगोश को भी खा सकता है। तो ये कुल मिला के एक जटिल संरचना है। अब है पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड, उल्टा पिरामिड और एक सीधा पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड किसी पारितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों का एक आरेखीय प्रदर्शन है। इसकी परिकल्पना सबसे पहले 1927 में चार्ल्स एल्टन ने की थी। पिरामिड की परिकल्पना 1927 में चार्ल्स एल्टन ने दिया था। पिरामिड के तीन मुख्य प्रकार हैं: संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड अभी हम लोगों ने देखा सदैव सीधा होता है। देखते हैं संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड। संख्या का पिरामिड, ये संख्या का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। जैसे कोई पुराना पेड़ है सबसे नीचे, तो इस पुराने पेड़ के ऊपर खूब सारे शाकाहारी कीट भी रहेंगे। तोता, मैना, ये सब शाकाहारी हो गए, और इनको खाने वाले और बड़े बड़े जीव हो सकते हैं। अर्थात पेड़ एक है, उसके ऊपर शाकाहारी जीव थोड़े ज्यादा, उन शाकाहारी खाने वाले और ज्यादा। अर्थात संख्या का पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जैव भार का पिरामिड, जैव भार के पिरामिड को हम लोग दो तरीके से देखते हैं: स्थलीय पिरामिड और जलीय। स्थलीय पारितंत्र में और जलीय पारितंत्र में। स्थलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है और जलीय पारितंत्र में उल्टा होता है। जलीय पारितंत्र अर्थात चारण श्रृंखला में सीधा, जलीय पारितंत्र में उल्टा। जैसे ये प्लवक फाइटोप्लैंक्टन को खाती हैं, शाकाहारी मछलियां, और मछलियों को मांसाहारी मछलियां और सब कुछ शीर्ष मछलियां अर्थात व्हेल, शार्क वगैरह खा लेती हैं, और इनकी संख्या भी ज्यादा होती है, जैव भार भी ज्यादा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। चारण श्रृंखलाओं में संख्या का पिरामिड सीधा बनता है। किसी एक प्राचीन या विकसित पेड़ को परितंत्र संख्या का पिरामिड उल्टा हो सकता है। जैव भार का पिरामिड, किसी पारितंत्र के एक पोषण स्तर में उपस्थित जीव जंतुओं या वनस्पतियों के समस्त शुष्क भार को जैव भार कहते हैं। चारण या स्थलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि सागरीय या झील पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, क्योंकि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर बढ़ने पर ऊर्जा निरंतर श्वसन तथा उपापचयी क्रियाओं के रूप में नष्ट होती है। ये 10% के नियम से, लैंडमान के 10% के नियम से। अब है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी।
हम लोग देखेंगे क्या जैव भू रासायनिक क्रिया में पहला है जल चक्र। दो तरीके से होती है, गैसियस चक्र और अवसादी चक्र। अवसादी में फास्फोरस और सल्फर, बाकी गैसियस में ये जल चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया। ये सब पढ़ देखते हैं। जल चक्र गैसीय चक्र का भाग है। यह पारितंत्र की उत्पादकता के लिए अनिवार्य है, साथ ही अन्य पोषक तत्वों का परिवहन भी करता है। सर्वप्रथम सूर्यताप के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे वाष्पन की प्रक्रिया होती है। वाष्पन सतही जल तथा भौम जल दोनों से होगा। सागरों से बड़े पैमाने पर वाष्पन होगा, जिससे गुप्त ऊष्मा के साथ जल वाष्प वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायु के संतृप्त होने पर संघनन की प्रक्रिया से बादल निर्मित होते हैं। इन बादलों को वर्षा कहते हैं। स्थलमंडल पर वर्षा का कुछ भाग पर्वतों की चोटियों पर हिम के रूप में जमा हो जाता है और कुछ जल रिसाव के द्वारा भूमि में प्रवेश करता है। कुछ जल रिसाव के द्वारा भूमि में प्रवेश कर जाता है। कुछ जल झीलों तालाबों में संचित हो जाता है, जबकि जल का एक बड़ा हिस्सा नदियों के माध्यम से बहता हुआ पुनः सागर में प्रवेश कर जाता है। अंततः इन सभी स्रोतों से पुनः वाष्पन होगा, साथ ही वनस्पतियों से वाष्पोत्सर्जन होगा और पुनः बादलों का निर्माण होगा, और यह चक्र चलता रहता है। दूसरा है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। नाइट्रोजन से अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन कोशिकाओं व ऊतक की मरम्मत करता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक, परंतु पेड़ पौधे इसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बल्कि नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मृदा में स्थिर कर देती है। यह बैक्टीरिया मुख्यतः दलहनी फसलों में पाया जाता है। इसके उपरांत यह नाइट्रोजन पौधे द्वारा ग्रहण किया जाएगा। पोषण स्तर में विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा ऊपर की ओर प्रवेश करेगा। यह जीव जंतुओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ के रूप में एग्जाम्पल यूरिन पुनः मिट्टी में प्रवेश करेगा और अंततः उपभोक्ताओं व वनस्पतियों की मृत्यु के बाद जीवाणुओं द्वारा विघटित कर पुनः मिट्टी में मिला दिया जाता है। यहाँ पुनः पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। कार्बन चक्र भी ऐसा ही है। कार्बन अत्यधिक सक्रिय गैस है। कार्बन अत्यधिक सक्रिय गैस या तत्व है। यह जीवधारियों द्वारा श्वसन की क्रिया में छोड़ी जाती है, जबकि पेड़ पौधों द्वारा कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण किया जाता है। पेड़ पौधों में जमा कार्बन या तो कोयले के रूप में संचित हो जाती है या कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपभोक्ताओं में प्रवेश कर जाती है, जो कि उपभोक्ताओं द्वारा श्वसन की क्रिया में निष्कासित होने के अतिरिक्त जीव जंतुओं के मृत होने पर मुक्त होती है, जबकि कोयले को जलाने से कार्बन मुक्त होती है।
इसके अतिरिक्त जो कार्बन सूक्ष्मजीवों के अवसादी जमाव के रूप में पेट्रोलियम में संचित होते हैं, उनको जलाने से ये पुनः वायुमंडल में प्रवेश करती है। ऑक्सीजन चक्र, यही है। जीवधारी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से लेते हैं। जीवधारी प्रकाश संश्लेषण द्वारा जीवधारी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वही ऑक्सीजन को जीवधारी ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है। वायुमंडल के संगठन में कुल गैसों में इसका हिस्सा 20.9% है। यह जीवधारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण की जाती है, जबकि जीवधारी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और यह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों द्वारा ग्रहण की जाती है और यही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन के निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। जबकि जल में घुलित ऑक्सीजन पाई जाती है, जिस जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसमें बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। अर्थात जिस जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ जाती है। वर्तमान में नगरीकरण और औद्योगिकरण के प्रसार के कारण बड़े पैमाने पर वनों को काटा जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन प्रदाता पेड़ पौधे में कमी आ रही है, जबकि विभिन्न प्रकार के मानव जनित स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड में निरंतर वृद्धि हो रही है। अवसादी चक्र अर्थात सेडिमेंट्री साइकिल, इसके अंतर्गत हमारा फास्फोरस और सल्फर चक्र शामिल है। फास्फोरस चक्र फास्फोरस का मुख्य स्रोत चट्टानें हैं। इनके अपक्षय अपरदन से यह फास्फेट के रूप में मृदा में मिश्रित होता है, जबकि पौधों द्वारा आया फास्फेट के रूप में ग्रहण किया जाता है और पौधों के जैव भार में शामिल हो जाता है। इसके उपरांत यह उपभोक्ताओं में पहुंच जाता है, वहां कार्बनिक फास्फोरस के रूप में जमा हो जाता है और अंत में उन जीवों की मृत्यु के बाद सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर यह पुनः घुलित अवस्था में मृदा में अवशोषित हो जाता है। कृषि क्षेत्रों में उर्वरकों के रूप में फास्फोरस का उपयोग होता है। यह फास्फोरस अंत में वर्षा जल के साथ घुलकर बहता हुआ झीलों, तालाबों जैसे स्थिर जल में जमा हो जाता है। दूसरा है सल्फर चक्र। यह भी अवसादी चक्र है। प्रमुख स्रोत चट्टानें हैं। यह जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए प्रमुख पोषक तत्व भी है। चट्टानों के अपक्षय अपरदन से यह मृदा में मिल जाता है। इसके उपरांत जल के साथ मृदा में अवशोषित होगा। पेड़ पौधे इसे सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने जैव द्रव्यमान में शामिल कर लेते हैं। तत्पश्चात यह विभिन्न पोषण स्तरों में प्रवेश करता है। अंततः जीवों के विघटन से पुनः मृदा में मिल जाता है। सल्फर की एक बड़ी मात्रा कोयले में भी संचित होती है। यह पेट्रोलियम में भी संचित होती है। यह ज्वालामुखी उद्गार से भी निकलती है।
जीवाश्म ईंधनों के दहन से निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय जल वाष्प। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय जल वाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, जो कि अम्ल वर्षा के रूप में पुनः धरातल पर आती है। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण पॉल्यूशन परिभाषा। किसी भी तंत्र में अवांछित तत्वों के प्रवेश से तंत्र की गुणवत्ता का ह्रास प्रदूषण कहलाता है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या ने पर्यावरण की गुणवत्ता को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है। प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण, ई कचरा प्रदूषण। पहला है वायु प्रदूषण। दो प्रकार का होता है, प्राथमिक वायु प्रदूषण और द्वितीयक वायु प्रदूषण। प्राथमिक वायु प्रदूषण और द्वितीयक वायु प्रदूषण। प्राथमिक वायु प्रदूषण वे प्रदूषक जो सीधे अथवा प्रत्यक्ष स्रोत से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जबकि द्वितीयक वे हैं जो किसी दो अलग अलग घटकों के संयोग से निर्मित होते हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। यह जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न होती है। निर्वनीकरण ने वायुमंडल में इसकी मात्रा में वृद्धि की है। जीवधारियों के द्वारा श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तीव्र औद्योगिकरण के द्वारा कारखानों में उत्सर्जित हो रही है। ताप विद्युत घरों अर्थात ग्रीन हाउस गैस ताप विद्युत घरों से बड़े पैमाने पर उत्सर्जित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह ईंधन के अपूर्ण दोहन, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल क्षेत्र से, सिगरेट के धुएं से। यह एक अत्यंत हानिकारक गैस है। यह रक्त में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को बाधित करता है, जिससे दम घुटने लगता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्रोत AC, फ्रीज, कोल्ड स्टोरेज, सौंदर्य प्रसाधन अर्थात डीओ, शेविंग फोम, फेस वॉश। सोफे गद्दे में इसका प्रयोग किया जाता है। सोफे के गद्दे में यह ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड यह स्रोत सल्फर युक्त कोयला जलाने से दलदली क्षेत्रों से अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx स्रोत वाहन अर्थात ऑटोमोबाइल क्षेत्र। अधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में एक धुंध दिखाई देती है जो कि भूरे या लाल रंग की हो सकती है, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रमुख है। इसमें नाइट्रिक अम्ल HNO3 वायुमंडल के जलवाष्प से क्रिया कर इसका निर्माण करते हैं, जो कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। लेड यह एक विषाक्त तत्व है। लेड क्या है? यह एक विषाक्त तत्व है जो कि औद्योगिक गतिविधियों से उत्सर्जित होता है। यह पेट्रोलियम उत्पादों से भी उत्सर्जित होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता है।
साथ ही यह किडनी और मस्तिष्क के रोग भी उत्पन्न करता है। यह पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी प्रभावित करता है। कणकीय पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर, यह अत्यंत सूक्ष्म निलंबित कण है जो कि कई स्रोतों जैसे भवन के ध्वस्त होने से, पुराने जहाजों को तोड़ने से, चक्रवातों से, वाहनों से, धुओं से, कृषि क्षेत्रों से, घरेलू अपशिष्टों से तथा उड़ने वाली धूल से बड़े पैमाने पर वायुमंडल में पहुंचती है। इससे ब्रोंकाइटिस की समस्या अधिक पाई जाती है। ब्रोंकाइटिस की समस्या जैसे दमा, अस्थमा आदि।